Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I am Monica and today we will continue our topic that is our electrochemistry. Students, हमने electrochemistry में कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के बारे में स्टडी कर लिया था और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन को जब हम स्टडी करेंगे ऑन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर, तो उससे पहले एटलीस्ट आपको एक आइडिया होना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं, जिससे आपके लिए ना एक ईजी हो जाएगा पढ़ना उसको, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है, और बच्चों को यहीं पर प्रॉब्लम आती है। तो आज हम इनको बिल्कुल ईजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जैसे एक 12th लेवल पर स्टडी करेंगे, बट आपका नेट लेवल तक इसकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। देखिए स्टूडेंट, जब ये पढ़ोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस में, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, मैंने बोला है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब किसी भी चीज में से अगर आप करंट फ्लो कर रहे हो, तो वो अगर इजीली फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वहां से चार्ज करंट्स इजीली मूव कर पा रहे हैं ना। तो यानी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करंट फ्लो को अफेक्ट करती हैं, इसका मतलब यही हुआ ना, क्योंकि हमें कंडक्टेंस की डेफिनेशन का पता है। तो यानी कि कंडक्टेंस पर जो इफेक्ट डालेंगी वही करंट पर भी इफेक्ट डालेंगी, है ना। तो सबसे पहले क्या है, दो चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए बोल रही हूँ, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना, नोट्स बना लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्लियर हो गया ना आपको, तो आगे जो भी वीडियोस बनेंगे उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फाइन। तो देखिए सबसे पहले क्या है इसका फैक्टर, सबसे पहले है इसमें नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस, एंड वो जो लिखा है ना मैंने, इसका मतलब है नंबर, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो समझ जाना इस चीज को, कहीं नो लिख के आ जाओ। नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस का मतलब क्या है? जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे, मतलब आयंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आयंस की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब भी आप सॉल्यूशन की बात करते हो, सॉल्यूशन में हम क्या बात कर रहे हैं? आयंस की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा? कंडक्टेंस आपकी इंक्रीज होगी। देखते हैं कैसे। ये तो बिल्कुल इजी है, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा आयंस मूव करेंगे, ठीक है। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? देखो, जितने ज्यादा आयंस आपके मूव कर रहे हैं, यानी कि मैंने आपको पहले जब प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ था, हर जगह आप कैथोड और एनोड की ही बात करते हो, और हमने इससे एक क्यूब की फॉर्मेशन की थी, याद है ना, ठीक है। तो उसे बस वही चीज है, घूम फिर के बस समझने की कोशिश करना। और ये मेरा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जिसके अंदर ये वाली चीज डिप है, इसे समझा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स बनेंगे ना इस क्यूब के अंदर, क्योंकि हमने पूरी बात की थी, हम कंडक्टेंस को पढ़ चुके थे, मोलर कंडक्टेंस को और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे ना, उतने ही वो कहाँ पर लिबरेट होंगे? आपके कैथोड और एनोड पर जाएंगे, ठीक है, और उतने ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। तो जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे, ऑब्वियसली देखो यहाँ पर, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे जो करंट होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द करंट। अब जितने ज्यादा, ये क्या है? चार्ज स्पीशीज, है ना। तो यानी जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे, चार्ज करें, मैं फर्स्ट वीडियो में आपको ये इसलिए बेसिक करवाया ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए चीजें, क्योंकि सब इंटरलिंक करती हैं। तो जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा मतलब इजीली मूव करेगा करंट, ठीक है, सॉल्यूशन में से। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस ही तो बोलते हैं, ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को, है ना। तो जितना ज्यादा इजीली फ्लो करेंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। तो यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो कंडक्टेंस में क्या होता है, कितनी ज्यादा कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे। कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नंबर ऑफ आयंस। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि यही प्रीडोमिनेंट फैक्टर आता है जब आप स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में पढ़ते हो वहां पे, ठीक है।
तो कंडक्टेंस कितनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, क्योंकि चार्ज करंट जितने ज्यादा आपके प्रोड्यूस होंगे सॉल्यूशन में उतना ही करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और जितना इजीली करंट फ्लो करता है उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होती है, फाइन। तो सारा इंटरलिंक है, तो मैंने बेस तैयार कर दिया यहाँ पे, आगे आप जो पढ़ोगे उसके लिए हेल्पफुल होगा ये बहुत, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या आता है आपका, जो कंडक्टेंस होती है वो डिपेंड करती है आयनिक मोबिलिटी के ऊपर, यानी मूवमेंट ऑफ आयंस के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट इज योर, जो आपके पास कंडक्टेंस होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडक्टिविटी कंडक्टेंस, आयोनिक मोबिलिटी के ऊपर, ठीक है। आयोनिक मोबिलिटी बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो मूवमेंट ऑफ आयंस, एक ही बात है, ठीक है ना। मूवमेंट, जिसको इजी जो लगता है वैसे ही लिख सकता है, मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है। बट एक लैंग्वेज की बात हो जाती है ना, मोबिलिटी, मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट, सिंपल। मोबिलिटी मीन्स क्या होता है, मूवमेंट, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है। अब जितने इजिली जो आयंस, आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या है, जितने इजिली जो आयंस मूव करेंगे, ठीक है, जितना इजिली मतलब उनकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी, जितना इजिली वो मूव कर पाएंगे, फटाफट वो क्या करेंगे, कैथोड एनोड पर लिबरेट होंगे वो चार्ज स्पीशीज, उतना ही कंडक्टेंस होगा। अब मैं जो ये बता रही हूँ ना, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ोगे, ज्यादा समझ में आएगा कि ऐसा कैसे होता है, ठीक है। मतलब कैसे, क्योंकि फैराडे जब हम लोग पढ़ते हैं ना, वहां पर हम पढ़ते हैं जो आपके पास मास डिपॉजिट होता है कैथोड एनोड पर, वो उसके चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली रिलेशन होता है, ठीक है। जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होंगे उतना ज्यादा डिपॉजिट होगा उनका मास, ठीक है। इस तरीके से आप फैराडे's लॉ थे, इनडायरेक्टली देखा जाए तो सारा एक दूसरे से कनेक्ट ही करता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो यहाँ समझ आया ये मूवमेंट ऑफ आयंस का क्या मतलब है। देखो अब देखो, मैं खैर से समझाती हूँ आपको ये। अब जैसे मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, एक तो आपके पास ये पाथ है, ठीक है, और एक आपके पास ये वाला पाथ है, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे यहां से मूव करना। चार्ज पार्टिकल, मैं आपको फर्स्ट डे भी समझाया था ना कि चार्ज पार्टिकल्स तो होंगे। अब यहाँ आयंस की बात होती है, यहाँ आयंस चार्ज पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो करंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये सब समझाया था जब मैंने आपको रेसिस्टेंस करवाया था ना, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो, एक तो चार्ज पार्टिकल यहाँ से स्ट्राइक करके जा रहा है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टेंस किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तभी करंट फ्लो करेगा। ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पर, क्योंकि ये एक आपके पास एक कोई भी एक कंडक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहां से मूव कर रहा है। हम इलेक्ट्रॉन्स करते हैं तो वहां समझा सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से मेरे पास जो आयंस होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहे हैं। एक मेरे पास एरिया ज्यादा बड़ा है, इनके बेस समझा तो एरिया ज्यादा है, एरिया कम है, इस तरीके से समझा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, एक यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। ज्यादा मोबिलिटी कहाँ होगी, स्पीड कहाँ पर होगी। मोबिलिटी का मतलब क्या है, इजिली मूवमेंट, यानी स्पीड उतनी ही ज्यादा, ठीक है। तो ज्यादा स्पीड कहाँ होगी, यहाँ होगी कि यहाँ होगी। सिंपल सी बात है, स्पीड यहाँ ज्यादा होगी आयंस की, अगर वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, इजिली अप्रोच कर जाएगा दूसरे एंड पर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ज्यादा जल्दी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ जल्दी अप्रोच करेगा, यहाँ से लेके यहाँ जल्दी अप्रोच करेगा। वो क्यों करेगा, क्योंकि एरिया ज्यादा हो चुका है, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा वाइड एरिया होगा, ज्यादा बड़ा होगा, इजिली वहां से मूव करना आसान होगा। सिंपली क्राउड कम है तो ज्यादा इजिली मूव करेगा। यहाँ क्राउड क्या है, क्योंकि उतने पार्टिकल्स यहाँ उतने पार्टिकल्स यहाँ, लेकिन यहाँ पर ज्यादा एरिया हो चुका है, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, रेसिस्टेंस के बारे में। तो वहां पे मतलब क्या उल्टा ही होता है, रेसिस्टेंस कंडक्टेंस, ठीक है, इनवर्स होता है ना। तो यानी कि यहाँ ज्यादा क्राउड है, यहाँ कम क्राउड है, तो यहाँ इजिली अप्रोच करेगा, यहाँ कम अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी, या फिर आप कह सकते हो मोबिलिटी होगी। अब मैं कोई एक वर्ड लिखूंगी तो समझ जाना, मोबिलिटी लिखूंगी या फिर स्पीड की वो कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कम है, यहाँ पर फास्ट मूवमेंट है, ठीक है। फास्ट मूवमेंट किसकी, आयंस की। जितनी ज्यादा फास्ट मूवमेंट होगी आयंस की, उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होगा, ठीक है। सिंपल है, क्योंकि यहाँ देखो चार्ज कैरियर्स के जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ, क्योंकि यहाँ पर देखो डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, मतलब उतना करंट प्रोड्यूस होगा। अब रेट ऑफ फ्लो जब टाइम, कम टाइम में ज्यादा चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। स्पीड का मतलब, क्योंकि आप ये फिजिक्स में भी पढ़ते हो आई होप, कि जितना कम टाइम होगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। इनवर्स रिलेशन है ना, जितने कम टाइम में ज्यादा चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, ठीक। तो सिंपल था, जितना ज्यादा फास्ट मूवमेंट होगा आयंस का, मतलब कम टाइम में फास्टली मूव, मतलब
फास्ट का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने बोल दिया 1 सेकंड में 10 आयंस निकल गए और यहाँ पर 1 सेकंड में 5 ही आयन निकले, ठीक है ना, तो यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ ज्यादा आयंस निकल चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि कम टाइम में ज्यादा आयंस निकल चुके हैं, यहाँ पर क्या है, ज्यादा टाइम में कम आयंस निकले हैं और यहाँ पर कम टाइम में ज्यादा आयंस निकले हैं, तो ऑब्वियसली करंट ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ होगा, यहाँ पर। आई थिंक आपको इतनी थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती होगी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किस तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है। तो चलो, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो मतलब टाइम के हिसाब से चीजें हो रही हैं, तो यानी कि आयंस यहाँ से लेके यहाँ तक फास्टली मूव करेंगे, कम टाइम में ज्यादा मूवमेंट होगी तो स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे मूवमेंट कम है, मतलब ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली चार्ज कैरियर स्पीड उनकी क्या है, कम है, तो यानी कि करंट क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से समझा देना, फाइन। तो ये 2 फैक्टर हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे इफेक्ट ऑफ डायलेशन को समझने में। तो ये अगर आपको क्लियर हो गया तो वहां पे भी प्रॉब्लम कम आएगी, ठीक है, इसलिए मैं पहले समझा रही हूँ। तो ये 2 फैक्टर हो गए। थर्ड फैक्टर क्या समझोगे, टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर का इफेक्ट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में करवा दिया था, उसको देख लेना, यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। थर्ड फैक्टर है वो कौन सा होता है, टेम्परेचर। 2 तो पढ़ लिए हमने, नंबर ऑफ आयंस, आयनिक मोबिलिटी, दोनों समझाने हैं आपको, ठीक है ना, ये जैसे मैंने बताया उसी तरीके से। अब इसके लिए क्या हो जाएगा ना, आपको बुक से समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि बुक में कई बार टफ लैंग्वेज लिखते हैं तो समझ में कम आती है। टेम्परेचर का इफेक्ट देखो वो 2 चीजों पे पड़ता है। पहले तो हमने 2 चीजें पढ़ी थी फर्स्ट डे, कौन कौन सी पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी मेटेलिक कंडक्टर्स, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पर, एक तो पढ़ा था मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए और दूसरा मैंने समझाया था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब यहाँ देखो थोड़ा समझने की चीज क्या है, मेरे लिए काम की चीज यहाँ पर है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब देखो फर्स्ट लेक्चर में देखना, प्रीवियस लेक्चर जो मेरा है फर्स्ट जो पार्ट मैंने बनाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें देखना मेटेलिक कंडक्टर्स का मैंने समझाया हुआ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ क्या होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन सीम मॉडल से समझाया था। ये मैंने फटाफट बता देती हूँ क्योंकि मैंने करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, वहां से जरूर देखना आप इसको, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, फिर बार बार वही चीजें रिपीट होती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सीम मॉडल से समझाया था मैंने, कर्नल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या होता है, हिंड्रेंस क्रिएट होती है इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिससे करंट आपका कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कम करेगा। वो बहुत अच्छे से क्लियर किया था, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है कर्नल्स की, जो साइज में बड़े होते हैं और जो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं इन द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अगर कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली करंट क्या होगा, देखो यहाँ पर मूवमेंट कम होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ऑब्वियसली करंट कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यानी टेम्परेचर के साथ जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं ना, उनकी कंडक्ट करने की कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या होता है, डिक्रीज होता है कंडक्टेंस, लिख लेना डिक्रीज कंडक्टेंस, अभी समझा दिया है और फर्स्ट लेक्चर में भी देख लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, इंक्रीज कंडक्टेंस। अब इसके अंदर भी 2 चीजें आती हैं जो हम पढ़ेंगे आगे, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इसी के अंदर आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। लेकिन सिंपली हमें यहाँ पर क्या समझना है, हम स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में बाद में समझेंगे कि एक होता है डिसोशिएटेड ऑलरेडी, एक होता है जिसको हमें डिसोशिएट करना पड़ता है टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद, वो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। लेकिन हम सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे फिलहाल की इंक्रीज करते कंडक्टेंस क्यों होती है, जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो वैसे क्या होता है, आयंस की मूवमेंट इंक्रीज होने लग जाती है, बिकॉज दे गेन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आयंस क्या करते हैं, उसमें मैं समझा चुकी हूँ, फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लेना, उसी में सब कुछ मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। जो आयनिक जो मोबिलिटी हो जाती है, आयनिक मोबिलिटी यानी उनकी स्पीड क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है, क्यों, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ऑब्वियसली स्पीड बढ़ेगी, चार्ज कैरियर से कम टाइम में ज्यादा चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट हो रही तो ऑब्वियसली करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसमें वो लिखना है, तो वो स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमें वो पढ़ना है इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक था सिर्फ, क्योंकि टेम्परेचर का मैं बता चुकी हूँ, ये पढ़ लेना, फाइन। आपका फोर्थ है वो है इफेक्टिव साइज ऑफ आयंस, इफेक्टिव साइज ऑफ आयंस।
अब इसके अंदर देखो इफेक्टिव साइज में दो बातें आती है, एक होता है गैशियस फेज में, एक होता है आपका सॉल्यूशन फेज में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं। एक होता है कौन सा, गैशियस फेज में, एक होता है सॉल्यूशन फेज में। जैसे मैं बात करूं आपके पास, जैसे इसमें देखो, अब आपको पता है कोई भी चीज छोटी होगी तो इजीली मूव करेगी एज कंपेयर टू लार्ज, ठीक है ना। देखो उसका मैं समझाती हूँ कैसे होता है वो भी। जितना छोटा साइज होगा उतनी ही ज्यादा मोबिलिटी। इनवर्स रिलेशन क्यों है, जितना छोटा साइज उतना ही ज्यादा, क्योंकि जितना ये कम उतना ही ज्यादा, मतलब इनवर्स रिलेशन, ठीक है। एक चीज अगर छोटी है तो दूसरी चीज बढ़ रही है, ठीक है, एक चीज डिक्रीज दूसरी चीज इंक्रीज। मोबिलिटी, जितना छोटा साइज होगा उतनी ही ज्यादा मोबिलिटी होगी आयंस की, मतलब मूवमेंट होगी आयंस की, और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कंडक्टेंस। अभी समझाया था कि मोबिलिटी अगर बढ़ेगी तो कंडक्टेंस भी बढ़ती है, तो हो गया ना ये इफेक्ट करने वाला फैक्टर। तो देखो ध्यान से कैसे होता है। अब देखो जैसे मैं आपके एकदम छोटे से एग्जांपल समझाती हूँ, ठीक है। एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने बोल दिया, एक मेरे पास यहां पर तो ले लो आप साइकिल, ठीक है, सिंपल ले लिया आपने साइकिल, ठीक है, दिस इज योर साइकिल। अब एक साइकिल को यहां से निकलना है, सेम ले लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ना चीज का देखना है, ये सेम है बिल्कुल, यहाँ पर एरिया बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पे एक साइकिल को जाना है और यहाँ से मैंने बोल दिया एक ट्रक को निकलना है, ठीक है। तो एक बात बताओ यहाँ पर मुझे, अब पार्टिकल्स तो हैं, ठीक है, ये है मेरे पास आयन का साइज, ठीक है। अब देखो जितना छोटा साइज होगा, फाइन, इस पाथ में से इजिली, अब ये आयन का साइज है एक तरीके से और ये भी आयन का साइज है, यहाँ आयन का साइज लार्ज ले लिया मैंने, यहाँ स्मॉल ले लिया। जितना छोटा होगा इजिली यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रोच कर जाएगा, उतने ही अच्छे से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। बार बार मैं यही चीज रिपीट क्यों कर रहा था, ताकि आपको इजिली माइंड में एक सेट हो जाए चीजें, ठीक है, इसलिए बार बार उसी टाइप का एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ देखो ट्रक है आपका, यहाँ से यहाँ तक मूव करना है और इसको यहाँ से इस एंड तक मूव करना है करंट प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखो जितना छोटा साइज होगा एक आयन का उतना ही वो फास्ट मूव कर पाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे टकराव कम होगा बाकी चार्ज पार्टिकल से, लेकिन यहाँ पर इसका टकराव क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा टकराव होने की वजह से वो अप्रोच यहाँ पर मुश्किल से कर पाएगा, लेकिन ये छोटा साइज की चीज है तो वो इजिली यहाँ से यहाँ निकल जाएगी। जैसे आप पढ़ते हो ना, भीड़ भाड़ इलाके में कार का निकलना, ट्रक का निकलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू ए स्कूटी और यू कैन से अ साइकिल, होता है ना। तो वही चीज यहाँ पर लगानी है, डेली लाइफ से जोड़ के चीजों को देखोगे तो इजी लगेगा आपको चैप्टर, ठीक है। कोई भी चीज को समझना है तो किसी से रिलेट कर लिया करो, जैसे मैंने बोला ना इस तरीके से। तो जितना छोटा उतनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा कंडक्टेंस, क्योंकि अभी बताया था कि I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। कम टाइम में जितना ज्यादा चार्ज कैरियर्स पहुंचेंगे एंड तक, ठीक है ना, सॉल्यूशन में, उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस, उतनी ज्यादा कंडक्टेंस, ठीक। आई होप समझ में आई होगी ये चीज। अब देखो ये तो गैशियस फेज की बात हो रही है, मतलब कोई और इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर एक आयन है तो वो आइसोलेट है, क्योंकि हम गैस स्टेट में पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होती है, उनकी इंटरआयनिक इंटरेक्शंस बहुत कम होती है। और जबकि हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, हम सॉल्यूट के मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर इंटरआयनिक इंटरेक्शन होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, गैशियस फेज की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये वाली चीज जो है ना, गैशियस फेज लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट लिख लो इन गैशियस फेज। गैशियस फेज के अंदर क्या होता है, जो मेरे पास आयन है ना वो आइसोलेट है। आइसोलेट आयन का मतलब क्या, उस पर कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रही, हमने यहाँ पर ये एज्यूम किया हुआ है। सॉल्यूशन में अलग केस बनेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोल दिया लिथियम आयन है और एक है सीजियम आयन, ये आपका एस ब्लॉक चैप्टर में भी आता है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जब आप पढ़ते हो अल्कली मेटल, वहां पर भी ये केस आता है। तो एक तरीके से वहां का भी आपको चीज क्लियर हो जाएगी, क्लियर कट। सो गैशियस फेज में क्या होगा, जो इसकी मूवमेंट होगी, क्योंकि मुझे पता है लिथियम स्मॉल होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, फिर सीजियम आता है आपका, है ना, यहाँ सीजियम आता है। तो सीजियम का साइज क्या हो जाता है, नीचे आते आते लार्ज, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है पीरियड टेबल में। तो लिथियम का साइज क्या होगा, छोटा होगा एज कंपेयर टू सीजियम। ये तो पता है, ये गैशियस फेज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कोई फोर्स लग रही है, आइसोलेट है, अलग से है आयन। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी मूवमेंट ज्यादा होगी, यानी जितना छोटा साइज उतना मोबिलिटी उतना कंडक्टेंस। तो समझा दोगे कि लिथियम की मोबिलिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। समझा दोगे इतना, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका उठकर, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं पढ़ती हूँ इसी के अंदर इन सॉल्यूशन फेज। देखो सॉल्यूशन फेज में क्या होगा, अब देखो यहाँ पर क्या है, सेकंड केस आपका बनता है सॉल्यूशन फेज।
इन सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन फेज के अंदर क्या होगा, मैंने इनकी बात की है, जैसे लिथियम है और सीजियम है, इन्हीं को दो को कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। तो लिथियम के अंदर क्या, अब देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, तो यानी सॉल्वेंट का इफेक्ट दिखेगा जिसके अंदर आप डिसॉल्व कर रहे हो। अगर मैंने सॉल्यूशन फेज सिंपल बोला है, सॉल्वेंट नहीं बता रखा, तो वाटर ही लेना क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो वाटर किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, देखो ध्यान से। लिथियम छोटा है, ये हम पढ़ चुके हैं लैटिस एनर्जी में भी, जितने सारे कंसेप्ट हैं सारे इंटर रिलेट करते हैं। जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दिस लिथियम पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरीके से, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक ही लेयर बनेगी, तो एक लेयर बन गई, इसको बोलते हैं प्राइमरी लेयर, ठीक है। फिर एक सेकेंडरी लेयर, फिर एक टर्शियरी, मतलब बहुत सारी लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी इसके अपोजिट, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, अब मुझे एक बात बताओ, इसके सराउंडिंग बहुत सारे जब वाटर मॉलिक्यूल्स के लेयर आ जाएंगी, तो यानी कि जो छोटा साइज पहले लिथियम का था, अब क्या हो जाएगा, बड़ा। हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रेटेड आयन का साइज देख रहे हैं अब, ठीक है। हाइड्रेटेड क्यों बोला, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल से अटैच हो चुका है, सराउंड हो चुका है, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन। मतलब जो लिथियम पॉजिटिव है, इट इज सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स लेयर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पूरे को हाइड्रेटेड आयन। तो इस हाइड्रेटेड आयन का साइज अब क्या हो जाएगा, लार्ज। क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसकी जो चार्ज डेंसिटी थी ना लिथियम की, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी वॉल्यूम में ज्यादा चार्ज है लिथियम का एज कंपेयर टू सीजियम, क्योंकि सीजियम का तो लार्ज साइज होता है ना। ये मैं आपको पहले करा चुकी हूँ जब लैटिस एनर्जी पढ़ा था या फिर आयनिक इंटरेक्शन, आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। जितना छोटा साइज उतना ही ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड लिथियम पॉजिटिव, ठीक है। तो वहां पर क्या है ना, जो लिथियम की चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी वेरी लार्ज, मतलब ज्यादा चार्ज डेंसिटी मतलब करता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यानी सॉरी, डेंसिटी का मतलब करता है मास अपॉन वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ज्यादा चार्ज है, मतलब क्यों, क्योंकि छोटा साइज है, छोटे साइज पर ज्यादा चार्ज है और कम वॉल्यूम में है, तो इसलिए क्या है, वेरी लार्ज। इस वजह से क्या है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, ठीक है ना। अगर मैं वहीं सीजियम की बात करने लग जाऊं, सीजियम का साइज बड़ा है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से सराउंड करेगा, है ना। ये भी सेम ऐसे ही केस बनेगा, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी लेयर्स नहीं बनेंगे क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में कम होगा। और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वाटर मॉलिक्यूल और सीजियम आयन के बीच में, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ सीजियम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता है ना आपको, साइज इतना छोटा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, है ना। तो यहाँ ज्यादा लेयर है, तो इसमें हाइड्रेटेड आयन का साइज ज्यादा है लिथियम का एज कंपेयर टू सीजियम। सीजियम का साइज कम हो जाएगा अब एज कंपेयर टू लिथियम, क्योंकि हम हाइड्रेटेड आयन के बारे में बात कर रहे हैं जो सराउंडेड है लेयर से वाटर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अब देखो इसकी एक लेयर, इसकी बहुत सारी लेयर्स होंगी, आगे वाटर मॉलिक्यूल फर्दर आगे अटैच होंगे इससे, है ना। तो मैं अब बताऊं साइज किसका बड़ा हुआ, अब साइज इसका ज्यादा है। अब आप बोलोगे हाइड्रेटेड आयन का, नॉट लिथियम आयन का, हाइड्रेटेड आयन का, ठीक है। मतलब क्या, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन होगी, मतलब जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे उस पॉजिटिव चार्ज आयन से, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन का मतलब क्या है, जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट है पॉजिटिव चार्ज आयन से, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव साइज है आयन का। देखो साइज इफेक्टिव मतलब टोटल हम इफेक्टिव बात कर रहे हैं, पहले खाली था तो साइज की बात करते हैं, अब इफेक्टिव क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमने पूरा इफेक्ट देखा हाइड्रेशन के साथ में, ठीक है। तो उतना ज्यादा इफेक्टिव साइज होगा आयंस का, किसका, दिस वन, ठीक है। तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ इसको, अगर मैं लिखना चाहूँ वर्ड्स में, तो मैं वर्ड्स, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा ऑफ आयन, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी आयन की, ठीक है। आई होप आपको पता होगा ये चीजें, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा छोटा होगा साइज, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, मतलब जितना छोटा साइज होगा उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन होगा। यहाँ साइज लिख लेना नहीं तो, ठीक है, हाइड्रेट इसकी जगह हाइड्रेशन ऑफ आयन, उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, इस तरीके से उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी, सब वर्ड्स में लिखना है आपको, ठीक है, इसको अच्छे से, उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, सर डायरेक्ट रिलेशन में, मतलब ये अगर ज्यादा हुआ तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, और जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतनी ही कम मोबिलिटी होगी। देखो ध्यान से, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव मतलब जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी, ठीक है, उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन, ठीक है, और उतनी ही कम मोबिलिटी। अब मोबिलिटी कम क्यों, क्योंकि साइज, इफेक्टिव साइज बहुत ज्यादा हो चुका है इन लेयर्स की वजह से, साइज बढ़ गया हाइड्रेटेड आयन का, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ
हाइड्रेटेड आयन, मोबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ठीक है। अब आयन ना लिख के हाइड्रेटेड लिखोगे क्योंकि वो हाइड्रेशन की बात हो रही है। उतनी ही कम कंडक्टेंस होगी, जी मतलब कंडक्टेंस, ठीक है। तो यानी कि कंडक्टेंस इस बार किसकी कम होगी, लिथियम इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो कैसे लिखोगे, जो लिथियम होगा एक्वस मीडियम में उसकी कंडक्टेंस जो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू सीजियम आयन इन एक्वस मीडियम। तो ये बहुत अच्छे से रख लेना याद, अगर सॉल्यूशन या तो इसका एक्वस लिखा मिलेगा या सॉल्यूशन लिखा मिलेगा, ठीक है। अगर अलग से लिखा हुआ है सॉल्यूशन या फिर एक्वस तो आप इस तरीके से डिफाइन करोगे कंडक्टेंस को, ठीक। कंडक्टेंस ज्यादा किसकी होगी, सीजियम की यहाँ पर, ठीक है। CS कर लो इसको, फाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कई बार लिखा होता है क्वेश्चन में मोल्टन या फिर एक्वस। अगर मोल्टन लिखा मिल जाए ना तो वही होगा जो गैसियस में बोला था। मोल्टन का मतलब होता है इंडिविजुअल का, ठीक है ना, मतलब कोई और उस पर फैक्टर काम नहीं करता। मोल्टन लिखो या फिर गैसियस लिखो जो पहले लिखा था, ठीक है। ये जो यहाँ पर लिखा था ना, ये दिस इज फॉर मोल्टन या फिर आप बोलो गैसियस। मोल्टन का मतलब सिर्फ मेल्ट किया गया उस आयन को, मतलब उस पर वाटर का इफेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे अगर आप बोला गया एक्वस बोला गया, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स है वहां प्रेजेंट, ठीक है। तो दिस इज फॉर मोल्टन, सॉरी दिस इज फॉर एक्वस एंड दिस इज फॉर मोल्टन, ठीक है, या फिर गैसियस। तो ये दो चीजें याद रख लेना बहुत अच्छे से। सॉल्यूशन फेस बोले तो ये करके आना है, अगर मोल्टन कहा जाए या फिर गैसियस कहा जाए तो ये करके आना, जो एज इट इज होता है। छोटा होता है तो मूवमेंट ज्यादा होती है, ठीक है। अब दूसरी एक लास्ट पढ़ लेते हैं, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, वेरियस कंडक्टेंस जो हमने पढ़ी अब तक, वो सारा जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एज इट इज कुछ चीजें इसकी अगर जो समझाई है मैंने, मैं कह दूंगी कि मैंने वहां समझा दी है, ठीक है। तो ये पहले पढ़ना, उसके बाद वो मैं एज इट इज कह दूंगी कि वहां से पढ़ना है आपको, ठीक है। इफेक्ट ऑफ लास्ट बच गया है, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग, और डाइल्यूशन में हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक आइडिया होना चाहिए आपको। स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे आता है आपके पास एक वीक, ठीक है। अब देखो इनमें कंपैरिजन कैसे होती है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। जो आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, पहली बात तो ये होती है कि वो ऑलरेडी आपके 100% डिसोशिएटेड फॉर्म में होते हैं। देखो वैसे तो कोई चीज़ 100% डिसोशिएट नहीं होती। जैसे अगर मैं नमक की बात भी कर लूँ, आपका NaCl की भी बात कर ले, सॉल्ट की, तो वो भी 99 पॉइंट समथिंग कुछ डिसोशिएटेड फॉर्म में होता है, 100% तो वो भी नहीं होता। लेकिन हम बोल देते हैं कि ठीक है अल्फा उसकी 1 होती है, मतलब वो 100% डिसोशिएटेड फॉर्म में होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि नियरली आपके पास 100% डिसोशिएटेड फॉर्म में होता है। और यहाँ पर आपके पास मतलब कि अगर मेरे पास जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट AB है, ठीक है, ये मैंने अगर एरो लगाया है तो पूरा आपको बताऊंगी कैसे होता है स्ट्रॉन्ग और वीक में जब पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा A पॉजिटिव B नेगेटिव है। जैसे कि मैंने मान लिया मैंने ये 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे, 1 मोल ले रखा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, है ना। ये मैंने इनिशियली मैंने बोल दिया 100 मॉलिक्यूल्स ले, जब मेरे पास टाइम 0 था, ठीक है। और यहाँ पर ये बने ही नहीं था क्योंकि 100 का 100 पूरा पहले इलेक्ट्रोलाइट था। लेकिन थर्ड टाइम बाद देखा तो ये 0 हो गया और ये एज इट इज आपके पास 100 ये बन गए, 100 ये बन गए। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि 100% पूरा का पूरा डिसोशिएटेड आपका होता है। लेकिन इसका मतलब अल्फा इसकी क्या होती है, मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। मतलब आफ्टर डिसोशिएशन कितना हुआ 100 और बिफोर डिसोशिएशन कितना था 100, तो ये ऑटोमेटिकली 1 आ जाती है वैल्यू। मतलब ये 100%, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 100% डिसोशिएटेड फॉर्म में होता है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोशिएशन बताता है। ये हम करेंगे आगे डिराइव किस तरीके से होता है, ठीक है। और ये वीक जो होता है मान लेते हैं ये आपके पास 100% नॉट 100% डिसोशिएटेड। अभी कितना हो सकता है कितना नहीं होता वो ऑस्मोल डाइल्यूशन लॉ से पढ़ा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं यहाँ, क्योंकि हमें थोड़ा सा हिंट ही पढ़ना है यहाँ पे फिलहाल फैक्टर्स के अंदर। बाकी जो ओरिजिनल आएगा वो आपका इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के अंदर आप पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर उसके अंदर आप पढ़ते हो पूरा का पूरा रिलेशन पढ़ते हो कोरलाश लॉ के अंदर। नॉट 100%, जैसे कि मैंने बोल दिया एसिटिक है, जितने भी वीक एसिड बेस सॉल्ट जो भी आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हम पढ़ चुके कौन कौन से होते हैं
वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, क्योंकि 100% डिसोशिएटेड तो होता नहीं है, लेकिन ये अगर 100% है तो यहाँ पे सिर्फ एक एरो होगा। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, इसका मतलब क्या है, कुछ डिसोशिएट हो रखा है, कुछ आपका अनडिसोशिएटेड फॉर्म में है सोल्यूशन के अंदर, मतलब ये भी मिलेगा, और जो आपके पास अगर डिसोशिएट हो रहा है तो ये भी मिलेगा। जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स थे, इसके भी 100 थे, इसके भी 100 थे, लेकिन इसके अंदर मान लेते हैं कि ये 30% ही डिसोशिएट हुआ है, ठीक है, तो यानी कि कितना बच गया, 70। तो यानी कि 30 मॉलिक्यूल्स तो इनके होंगे और जो ये वाला होगा उसका 70 होगा पार्ट, ठीक है। तो यानी सोल्यूशन दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये नॉट कंप्लीटली डिसोशिएटेड। तो वहां से इंडिकेशन मिलती है कि ये क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। यहाँ से अल्फा निकल जाती है, आपके 30 डिवाइडेड बाय 70 कर लेना, फ्रैक्शन के अंदर आंसर आएगा हमेशा ही, मतलब लेस देन 1 आती है इसकी अल्फा, यानी 100% डिसोशिएट नहीं होता, हमेशा उससे लेस देन ही आता है, ठीक है। जो इसकी कंडक्टेंस आएगी, अब मैं कह सकती हूँ ना, देखो मेरे बात ध्यान से, मैंने सबसे पहला फैक्टर बताया था, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे उतने ज्यादा कंडक्टेंस होगा। अब देखो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके अंदर, एज कम्पेयर टू दिस, तो इसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, अगर हम 1 मोलर की बात कर रहे हैं दोनों की, ठीक है, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो वहां पर ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होगी, इसकी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि पहली बात तो कम टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस तो फिक्स ही है, क्योंकि ऑलरेडी डिसोशिएटेड फॉर्म में होता है आपका, ठीक है। तो नंबर आगे हम पढ़ेंगे कैसे नंबर ऑफ आयंस फिक्स होते हैं इसके अंदर। तो सिंपल ये जान लो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं आयंस एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है, तो इसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, इसकी कंडक्टेंस कम होगी, क्योंकि अल्फा ज्यादा है यहाँ पर, अल्फा यहाँ कम है, लेस देन 1 है, फाइन। तो यही बात है, जैसे HCl की बात ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 ले लो, ज्यादा आयंस बन रहे हैं, तो ज्यादा आयंस बन रहे हैं तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, वही सब बातें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपना इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑल्सो वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और यू कैन से मोलर कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। तो अगर आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत इजी तरीके से मैंने इसको समझाया है, लेकिन आपको एक क्लियर कट माइंड में सेट होनी चाहिए चीज़ें जब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, इसलिए मैंने ये पहले करवाया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए नेक्स्ट वीडियो को पढ़ने से पहले, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।